नमस्कार मेरे प्यारे विद्वानों और मेरे प्यारे साथियों। बेसिकली यूजीसी के द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम लिया जाता है या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सेट का एग्ज़ाम लिया जाता है, इस नेट और इस सेट में एक जो फर्स्ट पेपर बोलते हैं जिसमें सामान्यतः 10 यूनिट्स होती है। कई सारे विद्यार्थियों की समस्या होती है कि हम हमारे जो सिलेबस वाला पार्ट होता है वहाँ तो बहुत अच्छा कर लेते हैं कंटेंट मास्टरी में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे होम साइंस हो, या फिर एजुकेशन हो, या हिंदी साहित्य हो, या जियोग्राफी हो, या अन्य और कोई से भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो। लेकिन जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो 10 यूनिट्स होती है, उस 10 यूनिट्स के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप इन 10 यूनिट्स में कैसा शानदार वाला परफॉर्मेंस कर पाएं, तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको आने वाले संभावित प्रश्नों का शानदार तरीके से प्रैक्टिस और शानदार तरीके से मैं इसमें यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा, ताकि अगर जो पहले प्रश्न आ चुके हैं यदि उससे संबंधित आगे पीछे और भी कोई संकल्पना आती है तो आप डंके की चोट पर कह दो कि नहीं, हमारा जो है ये प्रश्न सही है और हम 50 में से टॉप का स्कोर करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर पीवाईक्यू आज जो मैंने लिए हैं वो स्टेट एलिजिबिलिटी टास्क 2024 के अंदर आए हुए प्रश्नों को लिए हैं और उनको हम वहां पर कैसे देखें, कैसे उनको समझें, ये बात को यहाँ पर अच्छे से आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर आने वाले आज मैं जिन प्रश्नों को डिस्कशन करूंगा उन प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कौन सा रहेगा, उस प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न अपने पास यहाँ पर क्या है, देखो क्या प्यारा क्वेश्चन। स्टेट एलिजिबिलिटी जो टास्क है, राज्य पात्रता परीक्षा, उसमें उन्होंने वहां पर पूछा कि जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। अब यहां पर जब ये प्रश्न आए कि जब विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको उस प्रश्न के अंदर ही वहां पर उसका आंसर दे देता है कि बेटा इसका आंसर यहां पर क्या होगा, यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो तू इसी प्रश्न में से पढ़ करके इसका उत्तर दे दे। चलिए, मैं पहले आपको यहां पर इसके ऑप्शंस दिखाता हूं, आप लोगों के ऑप्शंस लेता हूं और फिर जो है वो इसमें यहां पर देखता हूं कि आपने आंसर क्या दिए। और अगर आपको नहीं भी पता होता या विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, व्यवहारात्मक रूप में लिखने की दृष्टि से वो क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है, उन बातों पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने ऑप्शन अपने को यहां पर दिया, पहला ऑप्शन दिया निर्देशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बी व्यवहारिक उद्देश्य, बिहेवियरल ऑब्जेक्ट, सी वाला शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और डी सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव, है ना। जनरली अगर आपके पास प्रश्न है, बिल्कुल सही बात, इसमें यहाँ पर कल्पेश, रजनीश आदि लोगों के द्वारा इसमें यहाँ पर जो आंसर दिया जा रहा है वो बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही है कि ये बिहेवियर वाले उद्देश्य हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि हो सकता है कि इनके पास अभी ये संकल्पना है या नहीं है कि ये विशिष्ट उद्देश्य होते क्या हैं, क्योंकि केवल काम इससे नहीं चलेगा कि इस प्रश्न का आंसर आ गया। चूंकि आप प्रोफेसर बनने के लिए जा रहे हो और यदि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जा रहे हो तो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जनरली इसमें यहाँ पर आया कि विशिष्ट उद्देश्यों को हम व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें व्यवहारिक उद्देश्य कहते हैं। मतलब कितना सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे दोस्त, यहाँ पर कभी कभी इस बात को ध्यान रखना कि ये ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पर 100% सही है, पर इसका अंग्रेजी भी गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक माइंड थोड़ा सा आपको ये भी चलाना होता है कि मान लो 2 उत्तर सही हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा सही उत्तर कौन सा है, इस बात का भी ध्यान रख करके आपको चलना है। इसीलिए तो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन की बेड़ा को हम इसी तरीके से यहाँ पर पार कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ये ऑप्शन भी गलत नहीं है, इस ऑप्शन के भी सही होने की प्रोबेबिलिटी 80% है। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल गलत थे कि जनरल ऑब्जेक्टिव और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इस प्रकार की यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों से कोई बात यहाँ पर नहीं होती। सामान्यतः विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है, विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर अगर पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने आर्थिक विकास पढ़ाया और आर्थिक विकास की परिभाषा पढ़ाई, है ना।
अब मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लेक्चर में 40 मिनट के लेक्चर में आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और मैंने कहा कि मेरे विद्यार्थी आर्थिक विकास को परिभाषित कर सकेंगे। ध्यान रखना है इसमें, यहां पर कभी हो सकता है कि आपको ये शब्द जो है, ये शब्द वहां पर आपको काम करता हुआ दिखाई दे, वो ऑब्जेक्टिव 4 लिख देगा और कह देगा कि चल बेटा इसमें से बता दे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहां पर कौन सा है। तो जिसमें यहां पर हम ये कहते हैं सकेंगे, है ना, जब ये सकेंगे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ऐसी स्थिति में कि विद्यार्थी आर्थिक विकास को परिभाषित कर सकेंगे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये एक उद्देश्य हो गया और मैंने पढ़ाया और मैंने किसी विद्यार्थी से पूछ लिया कि चल बेटा बता आर्थिक विकास से आप क्या समझते हो, उसने बता दिया, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑब्जर्व करने के योग्य होते हैं, अवलोकन करने के योग्य होते हैं। यदि मैं यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ा रहा होता और उसमें यदि सौर मंडल का कोई कॉन्सेप्ट बता रहा होता और मैं कह देता कि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी यहाँ पर सौर मंडल का कॉन्सेप्ट बता सकेंगे और विद्यार्थी ने बता दिया, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, इसको हम यहाँ पर कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यदि मैं यहाँ पर अगर कॉमर्स में हूं और कॉमर्स के अंदर मैंने ये कहा, आज मैं अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप का और उसमें वहां पर मैंने कहा कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया, उद्यमिता पढ़ाया, मैंने मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आज के लिए बनाया था कि विद्यार्थी उद्यमशीलता को परिभाषित कर सकेंगे। मैंने पूछा राजेश उद्यमशीलता से आप क्या समझते हैं, उसने उत्तर दे दिया। तो मेरा जो ऑब्जर्वेबल जो ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने यहां पर देख लिया, तो उसे हम यहां पर कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। मतलब विशिष्ट उद्देश्यों का जो संबंध होता है ये आपके कक्ष के प्रतिदिन के प्रति लेक्चर के अंदर पढ़ाए जाने वाला टॉपिक का सब टॉपिक का जो टाइटल होता है उससे इनका कनेक्शन होता है। और यदि आ जाए तो अब आपका यहां पर गलत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि अब यहां पर आप गलत नहीं करेंगे। यदि हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते, फॉर एग्जांपल के लिए संधि पढ़ा रहा होता, तब वहां पर मैं कहता कि विद्यार्थी संधि को परिभाषित कर सकेंगे। मैंने कहा रजनीश संधि से आप क्या समझते हैं, उसने बता दिया। इट मींस मैंने पढ़ाया, उस पर मैंने प्रश्न पूछा और विद्यार्थी ने उत्तर दे दिया। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये जिनको हम बिहेवियर टर्म में लिखने वाले ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना कि बाय चांस मेरे साथियों जब अगर ऑप्शन यहां पर आपके पास ये ना हो तो इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को भी आप 80% क्राइटेरिया के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ यहां पर शिक्षा शास्त्र के विद्वानों ने यहां पर इस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना है। तो इसलिए आपका उत्तर यह भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों में से बेस्ट का चुनाव करना था तो बेस्ट अपने पास यहां पर क्या है, वो है इसका आंसर बी। बाई चांस अगर आ गया तो इसमें यहां पर याद रखेंगे सकेंगे, है ना, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ये आपको अच्छे से इसमें यहां पर याद रखना है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने साथियों को भी जो है ये शेयर करते रहिए। शानदार तरीके से मैं यहां पर इनके एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल इतना धुआंधार तरीके से क्लियर करेंगे, कभी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मानकर चलता हूं विशिष्ट उद्देश्य में अब आपको समस्या नहीं आएगी। कक्षा से संबंध होता है, एक पीरियड से संबंध होता है, उस दिन पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से संबंध होता है, उसके अंदर जो प्रश्न बन सकते हैं उसको टीचर सकेंगे फॉर्म में लिखता है, तो उस पॉइंट को हम यहां पर विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। और यहां पर जो आंसर इसका क्या आया, तो इसका आंसर आपके पास बी। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने यहां पर इसमें क्या लिया था, तो इसमें अगला क्वेश्चन इन्होंने लिया था कि यह कथन किसने दिया। स्टेटमेंट पूछ लिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है ना। बेसिकली मेरी इच्छा होती है कभी कभी कि आप किसी भी मीडियम के हो लेकिन दोनों भाषाओं के ऑप्शन आपको देख लेने चाहिए, दोनों भाषाओं की लैंग्वेज आपको देख लेना चाहिए।
यहां जो ये शब्द है ना, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं भी आता पूरे का, तो ये अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल शब्द है जिसको हम यहां पर रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और उन्होंने उसकी हिंदी यहां पर क्या ले ली, सुदृढ़ीकरण ले लिया। हो सकता है कि आगे कभी आपको इसकी हिंदी वहां पर दिखे और वो दिखने लग जाए वहां पर पुनर्बलन। सही मायने में इसके हिंदी जो है वो है, लेकिन वहां पर उन्होंने सुदृढ़ीकरण लिख दिया, सो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसमें यहां पर ये स्टेटमेंट किसने दिया, स्टेटमेंट याद रखना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये शब्द बड़ा पावरफुल था कि इसको देखते ही इसके आंसर आपको आने चाहिए थे। जैसे ये रहे 4 ऑप्शन आपके पास कि ये देने वाला कौन है, स्किनर ने दिया, ए, बी रियोन्स ने दिया, सी गेज ने दिया, या डी क्लार्क ने दिया। ए स्किनर, बी रियोन्स, सी गेज या डी क्लार्क। तो इसको देने वाला कौन है, तो इसका आंसर यहां पर बताऊं, इनका जो है यहां पर कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं है। बहुत बड़ा विद्वान है इस लाइन का, रीइंफोर्समेंट लाइन का, जिसका नाम है आपके पास स्किनर। इसका अगर आप और पूरा नाम देखोगे तो बेसिकली ये है बी एफ स्किनर। बाई चांस कभी अगर आ जाए तो इसका पूरा नाम है आपके पास बी एफ स्किनर। और बी एफ स्किनर में भी अगर आप इसको यहां पर देखोगे तो बी से है बुरहस, और ये इससे है आपके पास फ्रेडरिक, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, तो बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। इसने यहां पर रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी थी और इसने कहा था कि यदि आप कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हो, यदि आप कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हो और रीइंफोर्समेंट का साथ लेकर के चलते हो कि नहीं मेरे साथियों, आप सब बढ़िया तरीके से यहां पर कर सकते हो। हाँ, वेल डन, गुड, वेरी गुड। और कभी कभी यहां पर कोई पेन दे दी, कोई टॉफी दे दी, तो ये कहा जाता है कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में ये बहुत बड़ा एक स्टिमुलस है जो विद्यार्थियों को यहां पर आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने ये कहा था, तो ये स्टेटमेंट आकस्मिकताओं की व्यवस्था है क्या, मतलब यहां पर कोई जो अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए भी रीइंफोर्समेंट एक बड़ा काम कर जाता है। और उसका देने वाला विद्वान कौन है, बुरहस फ्रेडरिक। अब हो सकता है कि इस प्रक्रिया में जहां आप सेट या नेट के एग्जाम में तैयारी में लगे हुए हैं, यहां पर आपके लिए रीइंफोर्समेंट का काम ये इट मीन्स यहां पर महेंद्र पाटीदार भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संकल्पनाओं को आपकी मैं इसी प्रकार से यहां पर सॉल्व करूंगा। तो इसलिए आप यहां पर इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहां पर और सुन लें इनसे रिलेटेड स्किनर, जिनको हम बुरहस फ्रेडरिक स्किनर कहते हैं, इनका पूरा नाम है, इन्होंने एक साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया है जिसका नाम आपके पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या नाम दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बेसिकली देखिए, अगर आप एग्जाम से टकराने जा रहे हैं ना तो फिर अच्छे से टकराइए, छोटे मोटे नाले से, तही नाले से काम होने वाला नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है, जिसको हिंदी में यहां पर कहते हैं, हिंदी में उसका नाम क्या है, तो हिंदी में उसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इंग्लिश में कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बेसिकली यहां पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिस बात पर यहां पर डिपेंड करती है वो है आरएस थ्योरी पर। आरएस का मतलब होता है कि पहले तू यहां पर रिस्पॉन्स दे, पहले तुम बच्चों से कोई काम करवा लो और उसके बाद में फिर उसको कोई ना कोई स्टिमुलस दो, फिर उसके बाद में उसे कोई ना कोई यहां पर टाइटल दो जिसकी वजह से वो काम करता रहे यहां पर। इसलिए इसमें यहां पर कहा जाता है, एक प्यारा और शब्द आता है इसकी थ्योरी में, और ये कहा जाता है व्यवहार का गणना। बाई चांस अगर आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, व्यवहार का गणना, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेपिंग ऑफ बिहेवियर। शेपिंग ऑफ बिहेवियर किसने दिया, व्यवहार का गणना किसने दिया, तो वो नाम भी आपके पास है यहां पर बी एफ स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट जो है यहां पर दिया गया है, जहां पर व्यवहार के गणने में उन्होंने यहां पर एक प्रकार का इस प्रकार से ये कहा था इसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर चूहा यहां है और हम ये चाहते हैं कि चूहा सही रिस्पॉन्स दे, तो उसको धीरे 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 इधर की तरफ जब अगर लाया जाता है और यहां से इसको कुछ खाने को दिया जाता है, इसी घटना को कहा जाता है व्यवहार का गणना।
तो ये बात इसमें यहां पर मेन आती हुई दिखाई देती है, जिसको आप अच्छे से थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इन्होंने जो प्रैक्टिकल किए थे, जिसमें एक इनका जो चूहे वाली अगर अपन बात करें, एक कबूतर वाला प्रैक्टिकल, इनके दो बड़े फेमस प्रैक्टिकल रहे हैं, लेकिन सबसे प्यारा शब्द जो है इनका क्या है, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन दो, शाबाशी दो, वेरी गुड, शानदार, ले बेटा ये इस तरह को इनाम में पेन मिलेगी। इस प्रकार की चीजें पर कब, जब आप प्रश्न पूछ लोगे, विद्यार्थी के द्वारा उत्तर दे दिया जाएगा, उसके बाद में, ऐसा नहीं कि आप पहले दे दो। तो कभी कभी विद्यार्थी वर्ग इतना मट्ठा होता है कि यदि आपने कोई चीज पहले दे दी और फिर कहा कि बेटा इसका उत्तर दे, बोले मैं नहीं देता, अब आप क्या करोगे? ये बात इसमें यहां पर अच्छे से याद रखना। और व्यवहार का गणना वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया, तब भी अगर आपके पास आ जाए तो आप इसमें स्किनर का नाम याद रखना। स्किनर की थ्योरी यहां पर क्या थी शिक्षण से रिलेटेड में, तो इसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम यहां पर हिंदी में क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली कहता है कि पहले हम यहां पर विद्यार्थियों से काम करवाएंगे, उसके बाद उसको स्टिमुलस देंगे। उस पॉइंट को यहां पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहां पर समझ में आया होगा, है ना। ये जो है 25 के बजाय यहां पर ये 24 है, अगले वाले में भी 24 था, 25 तो भी होना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। अगला भी आपके पास यहां पर 24 का है। इसमें यहां पर प्रश्न ऐसा आया, ये जो 10 यूनिट है उसमें पहली वाली यूनिट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है ना। अब वहां पर उन्होंने अंग्रेजी वर्ड लिया है जिसका नाम है आपके पास कनेक्टिव, है ना। ये जो है कॉग्निटिव वाला ऑफ एवोल्यूशन टेक्निक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से यहां पर कौन शामिल है। इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए। एक कहा स्मरण और पहचान, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। दूसरा उन्होंने कहा परसेप्शन। तीसरा उन्होंने यहां पर कहा रिसीविंग, प्राप्त करना। और चौथा उन्होंने कहा स्टिमुलेशन। बेसिकली क्या होता है कि जब विकास तकनीक की अगर हम यहां पर बात करते हैं, इसमें रचनात्मक पहलू की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक लिया जाता है कॉग्निटिव, जो बेसिकली आपके पास ये है, जहां पर आप बात करते हो और ये कहते हो कि जो समझ की बात होती, जो नॉलेज की बात होती है वो यहां है। दूसरा है आपके पास अफेक्टिव, जिसको कहा जाता है यहां पर भाव। और तीसरा जो आपके पास नाम आता है वो आपके पास ये रचनात्मक पहलू आता है, जहां पर क्रियात्मक चीजें होती है, जहां पर स्टिमुलस होता है, जहां पर प्रेरणा होती है, वहां पर आपका रचनात्मक पहलू होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका आंसर यहां पर क्या होगा, तो इसका आंसर है इसमें उत्तेजना। इसका आंसर इसमें यहां पर उत्तेजना, ये जिसे हम यहां पर स्टिमुलस के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के मध्य जो है इनको शेयर करें, फिर अच्छी बड़ी बड़ी यहां पर मेगा सीरीज में लेकर के आऊंगा ताकि आपका टेंशन फिनिश होता हुआ दिखाई दे, है ना। चलते हैं अगले की तरफ। अगला इसमें यहां पर क्वेश्चन आया, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। जब इस प्रकार की बात आती है ना, तो आप सबसे पहले यहां पर ये लगा लिया करो कि नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि आपको उसको वहां पर ध्यान देना है। अब उसमें वहां पर कहा चिंतनशील अभ्यास चक्र में, मतलब जब आप ये उन्होंने अंग्रेजी में लिया है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या नहीं आता। तब इन्होंने यहां पर जब ऑप्शन दिए, तब उन्होंने कहा कि उपदेश देना, मेंटरिंग, योजना बनाना, प्लानिंग, लेन देन करना, ट्रांजैक्शनल वाला पीरियड, आकलन, असेसिंग करना। तो ये इस प्रकार की इन्होंने जब यहां पर 4 ऑप्शन दिए इसमें, तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्टिव वाला जो पॉइंट आपके पास होता है, इस रिफ्लेक्टिव वाले पॉइंट में प्लानिंग होती है।
जब आप चिंतन करते हो तब उस चिंतन में प्लानिंग होती है, तो ये तो सही है। उसने कहा नहीं। तो प्लानिंग के बाद में हम उसको ट्रांजैक्शन वाले पीरियड में भी ले जाते हैं, ये वाली बात भी सही है। उसको हम असेसिंग वाली पीरियड में भी ले जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन जब चिंतन प्रक्रिया जब चल रही होती है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल जब चल रहा होता है, तब मेंटरिंग की आवश्यकता नहीं है, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि मैं आप लोगों के लिए मेंटर हूं। तो मैं आपको यहां पर कोई कॉन्सेप्ट अगर बता दिया, उससे फिर मुझे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चिंतनशील प्रक्रिया में होंगे तब मैं वहां से साइड में हट जाऊंगा। तो जब इस प्रकार की बात यहां पर आती है, तो इसके हिसाब से यहां पर इसका ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये जाएगा कि इसमें यहां पर रिफ्लेक्टिव में क्या शामिल नहीं होता, तो उपदेश देना। रिफ्लेक्टिव में क्या शामिल नहीं होता, तो आंसर आता है कि इसमें यहां पर जो मेंटरिंग वाली जो बात होती है, इसको आप ऐसे कह दो कि आमतौर पर मेंटरिंग करना मतलब पढ़ाना, टीचिंग करना वाला जो पॉइंट आपके पास है वो यहां पर इसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका आंसर इसमें यहां पर क्या जाएगा, इसका आंसर इसमें यहां पर बेस्ट आंसर है वो है ए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, अगला है, क्या प्यारा प्रश्न है ये, है ना। ये जो है कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा किताबों में अगर ढूंढते हो तो ये चीजें वहां से तैयार होने वाली नहीं है। कक्षा का एक अनुभव अलग ही होता है, काम उनसे बनना है। प्रश्न उन्होंने पूछा, ये भी चॉइस का ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है ना। ऐसा ऑप्शन जो है जो बुलेटिन बोर्ड में इसमें शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए बुक जैकेट, बी ब्रोशर, सी तस्वीरें फोटोग्राफ और डी टीचर शिक्षक। तो इसमें से यहां पर बुलेटिन बोर्ड में कौन शामिल नहीं है। अब देखो, अगर आप बुलेटिन बोर्ड को जानते, अगर आप बुलेटिन बोर्ड को पहचानते, यदि आप स्कूल गए हो, यदि आप कॉलेज गए हो, कॉलेज में जो है वो प्रिंसिपल कक्ष के बाहर, एचओडी कक्ष के बाहर या अपनी कक्षा में गेट के पास सामान्यतः आपने इस प्रकार के बोर्ड होने का अवलोकन किया होगा। तो ये जो बोर्ड का जो आपने अवलोकन किया है, ये एक प्रकार का बुलेटिन बोर्ड है आपके पास। तो उसने ये कहा कि बुलेटिन बोर्ड में फिर इसमें से अपने को ये छांटना है कि कौन शामिल नहीं है। मतलब यहां पर हमारे से क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि क्या इसमें अगर बुक है, और अभी कभी कभी देखा होगा तो बुक की जो बाइंडिंग होती है और उस बाइंडिंग के ऊपर वहां पर जैकेट वाली बुक्स भी होती है। अब उसको जैकेट को निकाला और जैकेट को यदि यहां पर लगाया तो क्या ये लग जाएगा, तो आंसर आया कि हाँ उसमें शामिल हैं। चलिए, फिर यहां पर अगर ब्रोशर को देखना चाहें तो ब्रोशर भी इसमें यहां पर लग सकता है। फिर इसमें यहां पर बात आई कि यदि कोई बढ़िया वाले इवेंट्स हुए हो और उन बढ़िया वाले इवेंट्स के बढ़िया वाले फोटोग्राफ्स हैं, तो उन फोटोग्राफ्स को अगर हम यहां पर इसमें ले जाना चाहें बुलेटिन बोर्ड पर, तो क्या ले जा सकते हैं। तो आंसर आता है कि हाँ। तब ऐसी स्थिति में बात आती है कि अरे यार, बुक जैकेट भी चला गया बुलेटिन बोर्ड पर, ब्रोशर भी चला गया, फोटोग्राफ भी चले गए, लेकिन यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो क्या शिक्षक जो है वो यहां पर है, तो आंसर इसमें नहीं। मतलब ऑप्शन क्या गजब बनाया एग्जामिनर ने। तो इसमें ऐसी स्थिति में जब अगर हम यहां पर देखें तो ये जो ऑप्शन है आपके पास कि शिक्षक, ये जो टीचर है, ये जो है बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है ना। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या शामिल नहीं है, तो उसका आंसर है शिक्षक यहां पर इसमें शामिल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आज यहां पर ये क्वेश्चन जो लिए वो आपको बड़े तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख करके देंगे कि आपको और कहां और कैसी दिक्कत है, ताकि उन सारी ही दिक्कतों को, उन समस्याओं को बड़े तरीके से अपन उसमें वहां पर समाधान करें। ऐसे ही मैं अभी धीरे से जो है यहाँ पर एक फुल वाले थोड़े से टाइटल में मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल वाले जो प्रश्न हैं, जैसे मैंने शिक्षण के अंतर्गत आने वाले पांचों ही प्रश्नों को यहां पर लिया और सब में कॉन्सेप्ट है। तो यदि आप इनको बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आप एग्जाम 8080 के साथ जुड़े रहिए। आपकी
आपका जो सपना है कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमको नेट जेआरएफ निकालना है, हमको सेट निकालना है, उस सपने में यहाँ पर शानदार तरीके से कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा। तो आज इस पॉइंट को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।